हेलो एवरीवन, आई एम राशि गोयल और आज मैं आपको कुछ शॉकिंग पढ़ाने जा रही हूँ। शॉकिंग मतलब मैम आप हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रही है नहीं, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी शॉक तो आपको भी लगा होगा, हर किसी को लगता है, किसी को बहुत ज्यादा लग जाता है जो हमेशा याद रहता है, किसी को थोड़ी थोड़ी सेंसेशन होती है, पर शॉक तो हमेशा हर किसी को लगता ही है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपके जितने भी अप्लायंसेज है वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना अब तो इमेजिनेशन भी कर पाना एकदम टफ है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। हमारा फैन जो हमें हवा देता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लाइट, हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल, जिनकी जरूरत तो हमें हमेशा पड़ती है, पूरे टाइम हमारे हाथ में रहते हैं। किसी से चैट करनी हो, मैसेज करना हो, कुछ काम करना हो, सब कुछ। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो वो भी बिना लैपटॉप मोबाइल के बिना इम्पॉसिबल है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया ये सब। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है। सो देयर आर 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच आर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ये तो होगी हमारी किताबी डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, पर इसके अलावा हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना होता क्या है करंट, जिससे हम इसे कभी भूले नहीं। तो करंट क्या होता है? सबसे पहले इसको, करंट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज आपको पता ही होगा, एक एटम होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, तो यही चार्जेस होते हैं। अब इसी से करंट फ्लो होता है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमारे इसमें हम नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसका करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यू आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मतलब किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे हैं, इसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब क्या होता है, हमारे दो टाइप के करंट हमें पता है। दो टाइप के करंट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये दोनों करंट क्या होते हैं? अब हमने हमेशा से पढ़ा है कि करंट का फ्लो, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब ऐसा क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में भी तो लिया जा सकता था, उसको अपोजिट लेके क्यों इतना बखेड़ा खड़ा किया? मतलब याद करने में भी तो टफ होता है ना, उसी डायरेक्शन में ले लिया जाता। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टार्टिंग में करंट की खोज हुई थी, तब हमें ऐसे पता था कि ओनली पॉजिटिव आयन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे करंट फ्लो होता है। ओनली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही करंट फ्लो होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है और करंट इसके ऊपर ज्यादा बेस होता है, इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। हम इसे चेंज भी तो कर सकते थे, चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि कन्वेंशनल करंट के ऊपर पहले इतनी सारी थ्योरीज बन चुकी थी, इतना सब कुछ हो चुका था कि उसको चेंज कर पाना इम्पॉसिबल था। अगर वो एक वर्ड को चेंज किया जाता ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें बहुत सारी थ्योरीज को भी चेंज करना पड़ता। तो इस वजह से हमने चेंज नहीं किया। सो अब इसलिए हम जो ये करंट जिसको हम मानते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये तो होता है हमारा कन्वेंशनल करंट। और जो करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम जब भी करंट की बात करेंगे, करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, हमेशा कन्वेंशनल करंट की ही बात करेंगे, जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब
हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q/T। चार्ज जो फ्लो हो रहा है अब यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं वही करंट कहलाता है। तो इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका I, आपका जो करंट है वो कम होता जाएगा। अब ये कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं अब वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। वैसे तो ये डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन अभी क्लासेस में हम ये इक्वली मान के यूज कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to the other। ये तो होगी बुक की डेफिनेशन, ठीक है, ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इसको समझे कैसे जिससे हम इसे कभी भूले नहीं। होता क्या है बेसिकली, वोल्टेज होता क्या है? तो वोल्टेज कुछ नहीं होता, वोल्टेज एक फोर्स होता है जो चार्ज के ऊपर लगता है। अगर किसी सर्किट में कोई चार्ज है तो वो खुद से फ्लो नहीं होता है, उसको फोर्स चाहिए होता है, उसको धक्का लगाना होता है, तब वो आगे फ्लो होता है। तो हम फोर्स लगाएंगे मतलब हम वोल्टेज लगाएंगे। सो अब चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाया गया मतलब जितना वर्क डन किया गया वही वोल्टेज कहलाता है। सो ये हो गया हमारा वोल्टेज। ये देखिए ये क्या है, वोल्टेज है। इसमें ये फोर्स लगाया जा रहा है, इससे समझ सकते हैं हम, जैसे हमें कार हमारी खराब हुई है, इसको धक्का लगाए के ये तो आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको फोर्स लगाते हैं। ये हमारी ट्रॉली है, ऐसा तो चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन जब इसको धक्का लगाया जाता है तभी तो ये आगे बढ़ती है ना। वैसे हमारा करंट होता है, इसको भी आगे बढ़ने के लिए चार्ज को फ्लो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक धक्के की जरूरत है। तो जितना ज्यादा हम धक्का लगाएंगे जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा और जितना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। तो अब हम इसके ये भी देख सकते हैं हम कि इसके हिसाब से हम देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट ट्रॉली है, इसको एक आदमी के द्वारा धक्का दिया जा रहा है, एक आदमी धक्का दे रहा है इसको, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी एक ट्रॉली को जब 2 आदमी के द्वारा धक्का दिया जा रहा है तो ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि सेकंड वाली में करंट ज्यादा होगा, थर्ड वाली में करंट ज्यादा होगा, और ये जैसे सेकंड वाला है तो इसमें हमारे चार्जेस ज्यादा हो गए और वोल्टेज कम है, तो फिर हमारा करंट कम फ्लो होगा। तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर हम ज्यादा धक्का लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा वर्क डन करेंगे चार्ज के ऊपर तो करंट बढ़ेगा, कम करेंगे तो करंट कम होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं थर्ड फैक्टर। इसका थर्ड फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ohms। रेजिस्टेंस को सिंबल क्या होता है? ओम होता है इसका सिंबल, ठीक है। अब ठीक है, ये बुक की डेफिनेशन। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होते हैं बैरियर्स। जैसे आप कहीं जा रहे हो, सिंपल सड़क है, एकदम प्लेन सड़क है, एकदम मस्त सीसी रोड बना हुआ है, तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस तय करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तुम बढ़िया अच्छे से स्पीड में अपनी बाइक को आर्म पाइप पर से तेज चला चला के निकल जाओगे। तुम 30 किलोमीटर को 15 मिनट्स में कवर हो गए। अरे मैम हम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत तेज चलाते, ठीक है, तो तुम 10 मिनट्स में कवर कर लो। लेकिन जब यही रोड, इसी रोड पे गड्ढे बने हुए हैं तो तुम्हें धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। अब तेज चलाओगे तो बताइए क्या होगा? तो तुम्हें धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, धीरे 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 धीरे। तो ये तुम्हारे हो गए बैरियर। इसकी वजह से तुम जो 30 किलोमीटर का रास्ता जो तुम 10 मिनट्स में कवर कर पा रहे थे वो अब तुम 50 मिनट्स में कवर करोगे। इतनी स्लोली चलानी पड़ेगी तुम्हें, तो तुम्हारे रास्ते में बैरियर्स आ गए, तो तुम्हारा आगे पहुंचने का टाइम बढ़ गया। तुम्हारा, तुम पहुंच तो जाओगे लेकिन तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। वैसा ही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस
करंट को कम करता है। अब करंट को कम करने का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज को खा जाता है, चार्ज को खत्म कर देता है या चार्ज को कम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज का टाइम बढ़ा देता है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का टाइम वो इंक्रीज कर देता है। जैसे किसी में ए से बी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पहले चार्ज का 10 सेकंड था, तो वो उसको पहुंचाएगा तो सी पॉइंट तक, लेकिन वो उसको 20 सेकंड कर देगा। अब हमें पता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो अगर टी बढ़ेगा तो आई हमारा कम हो जाता है। तो मतलब रेजिस्टेंस करंट को कम कर देता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है पूरी तरीके से, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब इन्हीं तीनों के साथ इन तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी होता है। रिलेशन बनाने के लिए हमें दिया गया ओम्स लॉ। ओम्स में दिया था, ये क्या लॉ था, ये एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I बढ़ता है। ठीक है, अगर V कम होगा तो I भी कम होगा। हम इसकी बुक की डेफिनेशन देखते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है, कंडक्टर के मध्य 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही तो पढ़ा हमने अभी तक, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे थे। अब क्या होता है, introducing the concept of proportionality, the resistance one arrives at the usual mathematical equation that describes this relationship। अब हमें पता है V proportional to I होता है। अब प्रोपोर्शनल है तो इसको इक्वल बनाने के लिए, प्रोपोर्शनल का साइन बनाने के लिए, हमेशा हटाने के लिए हमेशा कोई कांस्टेंट यूज करते हैं ना हम। अब क्या कांस्टेंट यूज करेंगे, हमने यहाँ पे R कांस्टेंट यूज किया, तो इसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू RI होता है। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब ओम्स लॉ तो बहुत बड़ा है, इसके बारे में बहुत कुछ है, वो हम अलग से बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, उसको टाइम लगेगा उसको शेयर करने में। तो अभी तो हम डीप डिस्कशन देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। सो अब आगे चलते हैं हम। यही ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ देखो कितना अच्छा डायग्राम, इससे हम समझ सकते हैं ओम्स लॉ में क्या होता है। ये हमारा करंट जा रहा है। अब करंट वोल्टेज तो क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। ये जो वोल्ट लिखा हुआ है वो तो उसको फोर्स लगा रहा है, देखो धक्का मार रहा है। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। अब वो करंट तो धक्का लगा रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है। यही पढ़ा हमने कि फोर्स लगाता है वोल्टेज तो करंट को, चार्जेस को फोर्स लगाता है, करंट फ्लो करता है, और रेजिस्टेंस उसको रोकता है। उसको मतलब काम ही नहीं होने दे रहा, रेजिस्टेंस रोक रहा है उसको। तो ये इसमें ओम्स लॉ है हमारा। अब ओम्स लॉ से हम 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं इसके। अब इससे करंट देखें हम तो I इक्वल्स टू V अपॉन R है, इससे हमें पता चल रहा है V प्रोपोर्शनल टू I है, और अपॉन R है, R बढ़ेगा तो I कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हम लाइट को कभी मतलब टच करते हैं या फिर किसी ना किसी अप्लायंसेस से हमें शॉक लग जाता है, थोड़ा सा मतलब अप्लायंसेस टच करने पे ही हमें शॉक लग जाता है। लेकिन जो बर्ड्स होती है वो तो वायर्स पे बैठी रहती है पूरे दिन, उनको भी शॉक नहीं लगता। इतनी पार्शियलिटी क्यों की गई हमारे साथ? भैया ये पार्शियलिटी नहीं है, ये बात ये है कि जब आपको शॉक लगता है तो आप ग्राउंड से टच होते हो, और बर्ड्स ग्राउंड से टच नहीं होते, वो वायर पे बैठे रहते हैं। अब ग्राउंड से टच होने से क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने आगे पढ़ा वो जनरेट हो जाता है हमारे में। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने आगे पढ़ा क्या था, मतलब करंट को, इससे हमें ये पता चलता है कि करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कभी फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम किसी अप्लायंसेस को टच करते हैं जिस चीज से हमें शॉक लगता है या फिर सॉकेट से हमें शॉक लगता है, तो वो सॉकेट तो अपने उस पे रहता है वोल्टेज पे, और हमारा जो वोल्टेज वही वोल्टेज जो 50 वोल्ट 240 वोल्ट 220 वोल्ट जो हमारे आता है उस पे रहता है, और हम जो रहते हैं ग्राउंड पे रहते हैं। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट पे रहते हैं हम, तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब बर्ड्स वायर्स पे बैठे होते हैं तो वो वायर्स पे ही रहते हैं, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता ही नहीं है। वायर का जो वोल्टेज है वही वही होता है, बस वो नीचे टच हो ही नहीं रहा। तो ये होता है ऐसा, इस वजह से हमें शॉक लगता है और बर्ड्स में लगता है, इसमें कोई पार्शियलिटी। सो
ये आप देख सकते हैं, बट इसको तो शौक नहीं लग रहा, आराम से बैठी हुई और हमें शौक लग रहा है। तो ये इस वजह से होता है। और थैंक यू सो मच।